हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत इजी है। इससे पहले हमने कोरिलेशन टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस किया है एंड उसके एमसीक्यूज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कोरिलेशन एंड रिग्रेशन दोनों रिलेटेड टॉपिक है। अगर आप इनको साथ में पढ़ते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ओके। एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर करना मत भूलिए। चलिए देख लेते हैं। यस, रिग्रेशन एनालिसिस। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिग्रेशन वर्ड का यूज़ सबसे पहले किसने किया था। तो किया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने। ओके। एंड उसके बाद रिग्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो रिग्रेशन वर्ड का मतलब है स्टेपिंग बैक, मीन्स पीछे हटना, या फिर रिटर्निंग टू एवरेज वैल्यू। तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए, तो ये दोनों आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पर टू टर्म्स यूज की जा रही हैं, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये दोनों होते क्या हैं। यस, हमने कोरिलेशन में भी पढ़ा था कि वहाँ टू वेरिएबल होते हैं जिनके बीच में हम रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। वहाँ पर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम डिफाइन नहीं कर रहे थे। हम वहाँ पर ये नहीं देखते थे कि कौन सा कोज एंड कौन सा उसका अफेक्ट है। बट यहाँ पर रिग्रेशन में ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो अभी डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। ये वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू को हमें प्रिडिक्ट करना होता है। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ये वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें गिवन होती है, हमें नोन होती है, और उसी के बेस पर हमें डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो अब इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यस, एग्जांपल हो सकता है प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, या फिर हो सकता है एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स। ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं। हम यहाँ पर ले रहे हैं डिमांड एंड प्राइस। जैसे कि आप सब पढ़ते आए हैं कि प्राइस के बढ़ने से या घटने से डिमांड घटती है या बढ़ती है। मीन्स प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आता है। तो यहाँ पर फिर डिपेंडेंट कौन हुआ। तो यहाँ जो डिमांड है, डिमांड में चेंज किसकी वजह से आ रहा है, प्राइस की वजह से। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया, डिमांड हो गया। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया, प्राइस। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है, हियर वन वेरिएबल इज कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अनदर वेरिएबल इज टेकन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है डिमांड इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ प्राइस। मतलब डिमांड क्या है, प्राइस का फंक्शन है। प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है। तो डिमांड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर। तो यहाँ लिखा है डिपेंडेंट वेरिएबल द वेरिएबल हुज वैल्यू इज टू बी प्रिडिक्टेड, जिसकी वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करनी है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। कोरिलेशन में वहाँ पर हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे थे, वहाँ सिर्फ हम रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर रहे थे। अब जो रिग्रेशन का काम आता है वो आता है प्रिडिक्शन का। तो इंपॉर्टेंट चीज़ रिग्रेशन में रहेगी प्रिडिक्शन की। ठीक है। फिर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल द वेरिएबल हुज नोन वैल्यू इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन। मतलब जिसकी वैल्यू आपको नोन है, जिसका यूज करके आप प्रिडिक्शन करने वाले हो। क्लियर। नेक्स्ट है रिग्रेशन क्या होता है। रिग्रेशन इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स so that one may be able to predict the unknown value of one variable for a known value of another variable। देखिए क्या कह रहा है, रिग्रेशन क्या है, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रिलेशनशिप। देखिए नेचर ऑफ रिलेशनशिप तो हम कोरिलेशन में भी पढ़ के आए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा हम आगे जाएंगे, थोड़ा नेक्स्ट स्टेप है इसमें। नेक्स्ट क्या स्टेप है हमारा, प्रिडिक्शन का। ये क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है किसकी वैल्यू को, अननोन वैल्यू। जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, उसको ये प्रिडिक्ट करने का काम करता है। और किसकी हेल्प से, जिसकी वैल्यू हमें पता है। पता किसकी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। क्लियर। उसके बाद आती है यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन। मतलब रिग्रेशन का यूज़ क्या है, ये क्या काम करता है। इसका यूज़ है, ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप डिफाइन करता है। बिल्कुल जैसे कोरिलेशन करता था ये भी करता है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप डिफाइन करता है कि जो दो वेरिएबल है उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है। उसके बाद क्या करता है, एस्टिमेशन ऑफ रिलेशनशिप। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दो वेरिएबल है जिनके बीच में रिलेशनशिप है, उसको मेजर करने का काम भी रिग्रेशन करता है। ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वाला काम है, मेक प्रिडिक्शंस, और उसके हिसाब से ये प्रिडिक्शन भी करता है। मतलब अगर एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है, तो हम जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो प्राइस है उसमें 10% का चेंज आ रहा है, तो हम वहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डिमांड में कितना चेंज आएगा। ठीक है। तो वहाँ से हम प्रिडिक्शन कर पाएंगे।
यूजफुल इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। देखिए ये कैसे यूजफुल होता है इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च में। जैसा हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट का। हम ये मान लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करने से हमारी सेल बढ़ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि अगर हमें सेल को एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि इतना बढ़ाना है, अगर सेल को इतना बढ़ाना है तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्च करना होगा। तो ये जो प्रिडिक्शन है ये किसकी हेल्प से कर पाएंगे हम? रिग्रेशन की हेल्प से कर पाएंगे। तो इसलिए हेल्पफुल हो गया ना ये इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च में। ओके, तो इस तरह से प्रिडिक्शन करने के लिए हम रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब भी हम रिग्रेशन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, देखने को मिलते हैं हमेशा। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन इक्वेशंस, ये सभी डिफरेंट है, तो इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, हम नेक्स्ट की वीडियोज़ में करते हुए चलेंगे। ओके, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मेजर्स द एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फॉर अ यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? मेजर करने का काम करते हैं। किसको मेजर करते हैं? जो आपका एक अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू को यहाँ पर प्रिडिक्ट करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। उसके एवरेज चेंज को ये मेजर करते हैं किसकी हेल्प से? जो चेंज हो रहा है आपके नॉन वेरिएबल में उसकी हेल्प से, ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मेजर करने का काम करते हैं द एवरेज चेंज को इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फॉर ए यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। जो अनदर वेरिएबल में चेंज होगा उसकी हेल्प से जो वैल्यू जिसकी आपको गिवन नहीं है उसकी वैल्यू को मेजर करने का काम किसका है? रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का। क्लियर? उसके बाद आते हैं दो तरह की रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं। फर्स्ट है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x का फॉर्मूला क्या है? r क्या है यहाँ पर? कोरिलेशन मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। और ये क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑफ x ऑन y इज इक्वल टू r क्या है यहाँ पर? कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब यहाँ पर ये समझिए कि y ऑन x एंड x ऑन y होता क्या है। देखिए जैसे ही आपको लिखा हुआ मिलता है y ऑन x तो आपको इसको पढ़ना है y डिपेंड्स ऑन x, ठीक है। y अगर डिपेंड है x पर तो इसका मतलब y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर जो ये दोनों वेरिएबल आपको दिख रहे हैं तो फर्स्ट वाला होता है डिपेंडेंट और सेकंड वाला होता है इंडिपेंडेंट। बिल्कुल ऐसा यहाँ पर भी है, इसको भी आप ऐसे ही पढ़ेंगे x डिपेंड्स ऑन y। तो यहाँ पर जो x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है, कैसे लर्न करना है इसको? तो देखिए जो भी हमारा बेस होता है, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिस पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड होता है तो उसको आप हमेशा नीचे लिखते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस पर बेस्ड है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, तो बेस तो हमेशा नीचे ही आएगा ना, तो इसलिए इसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर x ऑन y, तो x किस पे डिपेंड है? y पर। तो y क्या हो गया हमारे लिए? बेस हो गया। तो y को हम कहाँ लिखेंगे? नीचे, ठीक है। और जिसको फाइंड आउट करना है उसको ऊपर। जैसा कि आप पढ़ते आए थे डिमांड एंड प्राइस में भी हम ऐसा ही करते हैं, हम डिमांड को ऊपर लिखते हैं एंड प्राइस को नीचे लिखते हैं। तो प्राइस क्या होता है? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आता है, तो डिमांड को हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो बिल्कुल ऐसा यहाँ पर है, जिस पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड होता है उसको बेस में ही लिखते हैं, ठीक है। आई होप ये फॉर्मूला लर्न हो गया होगा एंड इसके और भी फॉर्मूलाज हैं वो हम नेक्स्ट की वीडियोज़ में कवर करते हुए चलेंगे। अभी के लिए आप इन फॉर्मूला को कवर करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। देखिए ये हमने लास्ट वीडियोस में भी कवर किया है और फिर से हम देख रहे हैं इसको कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका? रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का। देखिए जब भी ज्योमेट्रिक मीन आता है तो यहाँ पर हमें ये समझना होता है कि जब हम टू नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट करते हैं, टू नंबर कुछ भी हो सकते हैं, a b, ठीक है, x y कोई भी, जब हम टू नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका अंडर रूट कर देते हैं तो वो क्या होता है? हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसने बोला है कि जो हमारे टू कोफिशिएंट्स हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन। तो ये फॉर्मूला बना कैसा है? जैसे कि अभी हमने बात की ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं? टू नंबर्स का मल्टीप्लाई और उसका अंडर रूट। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमें फॉर्मूला मिलेगा। देखिए अभी हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया है, ये क्या है? हमारे टू कोफिशिएंट्स है ना, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स y ऑन x एंड x ऑन y, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे, अगर हम कर दें bxy मल्टीप्लाई byx तो
तो अभी हमने इसके फॉर्मूला देखा था, क्या था इसका, आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और बी वाई एक्स का क्या था, आर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो देखिए जब ये मल्टीप्लाई में है तो ये एक दूसरे से कट हो जाते हैं, ठीक है। बचा क्या यहाँ पर, आर स्क्वायर। अब यहाँ पर तो आर स्क्वायर बचा है, और यहाँ क्या है, बी एक्स वाई मल्टीप्लाई में बी वाई एक्स, ठीक है, ये बच गया हमारे पास। तो आप क्या ऐसा बोल सकते हो कि ये जो आर है इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स, बोल सकते हैं। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला गिवन है। और अगर हम यहाँ पर इस स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको अंडर रूट बना देते हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये अंडर रूट बन जाता है, तो ये फॉर्मूला ही आपको वापस से मिल जाता है। क्लियर। तो ये देखिए किससे बना है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, जो कि अभी हमने देखा बी एक्स वाई। जब इसको और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। क्लियर। उसके बाद आता है बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट हैव द सेम अलजेब्रिक साइंस। ये हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पर जो भी हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं इनके साइन ऑलवेज सेम होते हैं। अगर ये एक प्लस में है तो सेकंड भी प्लस होगा, अगर एक माइनस है तो सेकंड भी माइनस होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि बी एक्स वाई प्लस हो एंड बी वाई एक्स माइनस हो जाए, तो वहाँ पर आपका आंसर रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम साइन वाले ही होंगे। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कांट बी ग्रेटर देन यूनिटी। देखिए ये बोल रहा है कि जो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं ये कभी भी इनका मल्टीप्लिकेशन एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको बहुत बार देखने को मिलेगी। तो ये ऐसा कैसे बोल रहा है कि ये एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए अभी मैंने यहाँ पर आर स्क्वायर को फाइंड आउट किया है। आपको पता है कि कोरिलेशन की रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आर स्क्वायर पढ़ रही हूँ तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि इनको आप स्क्वायर कर दीजिए। मीन्स अगर आप -1 का स्क्वायर कर दें या फिर 1 का स्क्वायर कर दें, आपके पास आंसर क्या आने वाला है, प्लस में ही आने वाला है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि आर स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव का मतलब आप क्या बोल सकते हो, 0 से लेकर 1, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो 0 से कम नहीं हो सकता, और 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता क्योंकि कोरिलेशन की रेंज ही 1 तक है। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर बोला, हम यहाँ से समझ रहे हैं कि आर स्क्वायर क्या है, वो पॉजिटिव ही होगा। मीन्स 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बोला था कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज़्यादा नहीं हो सकता 1 से। क्यों? क्योंकि जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब अगर आप यहाँ से अंडर रूट को हटाकर ये स्क्वायर यहाँ ले आते हैं, यहाँ से आप ऐसे भी बोल सकते थे स्केयरिंग बोथ साइड। जब आप स्केयरिंग करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये कट हो जाता है तो आर स्क्वायर आ जाता है। तो आप देखिए जैसा कि अभी आपने देखा कि आर स्क्वायर आपका 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आपका 1 से ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो हमेशा जब भी आप बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा या तो 1 के इक्वल आएगा या 1 से कम आएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो वो या तो 1 के इक्वल आएगा या 1 से कम आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके लिए हमें एक बात और याद रखनी पड़ेगी कि जो ये बी वाई एक्स है, अगर इनमें से कोई बी वाई एक्स या बी एक्स वाई 1 से ज़्यादा हो गया तो सेकंड को 1 से कम होना पड़ेगा, ताकि इनका मल्टीप्लाई करके वो 1 से कम ही आंसर आए या फिर 1 आए, ठीक है। तो ये इसीलिए बनाया है ये प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि बी वाई एक्स है 2, ठीक है, 2 क्या हो गया, ये तो हो गया ना 1 से ज़्यादा, लेकिन हमें बात करनी है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो अगर मैं बी एक्स वाई की बात करूँ तो ये हमेशा 1 से कम ही लेना पड़ेगा अगर बी वाई एक्स ज़्यादा है हमारे पास 1 से। तो देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 0.3, ये क्या है 1 से कम है ना, कुछ भी नंबर ले सकते हैं लेकिन 1 से कम लेना है हमें, ठीक है। तो ये क्या आ गया 3 2 6, ये क्या आ गया 0.06, ठीक है, 0.6 आ गया 0.6। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 1 से कम है। तो हमेशा याद रखेंगे अगर इनमें से एक कोफिशिएंट हमारा 1 से ज़्यादा हो गया तो दूसरे को कम होना पड़ेगा। ये दोनों कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते, दोनों ही 1 से कम हो सकते हैं। क्लियर। तो इसीलिए हमेशा क्या आएगा, आर इज इक्वल टू या तो 1 आएगा या 1 से कम। और ये आर कैसे पता चला हमें, ये यहाँ से पता चला जब हम इसको स्क्वायर करते हैं तब। क्लियर। उसके आगे प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट
इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये कह रहा है कि अगर हम टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का अरिथमेटिक मीन ले लेते हैं, मीन्स उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो वो ऑलवेज हमारे कोरिलेशन से ज़्यादा आएगा या इक्वल आएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम टू कोफिशिएंट्स रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का एवरेज ले रहे हैं या अरिथमेटिक मीन लेते हैं, तो वो कोरिलेशन से या तो ज़्यादा आता है या फिर इक्वल आता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन डज नॉट अफेक्ट रिग्रेशन कोफिशिएंट बट शिफ्ट इन स्केल डज अफेक्ट रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसको हमने कोरिलेशन में डिस्कस किया था, फिर से देखते हैं ये रिग्रेशन के लिए क्या बोल रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि 2 सीरीज़ होती हैं हमारे पास, अगर हम सेम नंबर को एक्स सीरीज़ की सभी आइटम में या तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, उसी तरह वाई सीरीज़ में भी सेम नंबर को इसकी सभी सीरीज़ की सभी आइटम में या तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो इसको बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन। और अगर ओरिजिन में चेंज करने की वजह से रिग्रेशन कोफिशिएंट सेम रहता है, जो पहले था वही अभी रहता है, तो इसका मतलब हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट ओरिजिन में चेंज करने से अफेक्ट नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट रहता है चेंज इन ओरिजिन से। ठीक है, उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें किसी एक नंबर को एक्स सीरीज़ की सभी आइटम में, और बिल्कुल वैसे ही वाई सीरीज़ की सभी आइटम में किसी एक नंबर को या तो हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो उसको बोलेंगे चेंज इन स्केल। और अगर ऐसा करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो सेम आता है, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। बट जो रिग्रेशन है इसमें सेम नहीं आता, चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। अगर हम इसके स्केल में चेंज करते हैं तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का आंसर चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि ये ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होता है बट स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो स्केल क्या होता है, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, और ओरिजिन क्या होता है, प्लस करना और माइनस करना। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल हैव द सेम साइन एज दैट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। जो कोरिलेशन का साइन होता है वही रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के साइन होते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूले पढ़े हैं, तो जो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा जिसमें यहाँ पर भी देखिए आर का यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर भी हमने पढ़ा यहाँ पर भी आर का यूज़ हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि रिग्रेशन किस पर बेस्ड है, आर पर। हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब हमें ये पता होगा कि किसी 2 वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप है तभी हम उनके बीच में प्रेडिक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो रिग्रेशन है वो कोरिलेशन पर बेस्ड होता है। तो जो यहाँ पर हम फॉर्मूला देख रहे हैं उसमें आर यूज़ हो रहा है, तो आर जहाँ पर भी यूज़ होगा तो इसका मतलब आर का फॉर्मूला एंड रिग्रेशन का फॉर्मूला कुछ कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारा आर का साइन होगा, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, बिल्कुल सेम साइन हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के भी होंगे। बी एक्स वाई लें चाहे हम बी वाई एक्स लें, अगर हमारा कोरिलेशन प्लस है तो बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स भी प्लस होंगे, और अगर कोरिलेशन हमारा माइनस है तो ये दोनों भी माइनस होंगे। क्लियर। तो ये हमेशा याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल हैव द सेम साइन एज दैट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। क्लियर। आई होप ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई हैं। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी समझ नहीं आई है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करिए एंड इन्हें शेयर करते रहिए एंड लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।